Welcome everyone. Welcome to our YouTube channel. And in this video, we will discuss about our lecture 2, that is salient features of Indian judiciary for legal studies. So चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा. सो देखते हैं. देखिए इसके अंदर हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है इंडिया एज अ कॉमन लॉ ज्यूरिसडिक्शन. सो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? Taking its precedence from the British tradition of common law, India has adopted a similar model. Under this scheme of common law system, the decision, order and judgment developed by the judges in India help in creation and development of laws and legal principles. देखिए क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि हमने जो ब्रिटिश ट्रेडिशन था कॉमन लॉ का, उससे यहाँ पर सिमिलरिटी लेते हुए हमारे जो जजेस वगैरह फैसले सुनाते हैं तो उनके हिसाब से हमारे कानून भी बनते हैं. ठीक है. और ये जो फैसले सुनाए जाते हैं हमारे जजेस के द्वारा अपर कोर्ट्स में, वो सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर भी लागू होते हैं. देयरफॉर कोर्ट प्ले अ इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल इन क्रिएटिंग लॉज. तो इसलिए कानून बनाने में कोर्ट का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है. आगे देखिए, दिस अपार्ट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रिंग सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस, कोर्ट एंड जजेस सर्व अ वाइटल फंक्शन इन द फेडरल सेटअप ऑफ द कंट्री. देखिए जो हमारे जजेस हैं वो सिविल और क्रिमिनल केसेस के साथ साथ, जस्टिस के साथ साथ, वो हमारी कंट्री का फेडरल सेटअप भी मेंटेन रखने में बहुत ही योगदान करते हैं. अपोज टू दिस मॉडल अब देखिए इस मॉडल के अपोजिशन में क्या है, कंसेप्ट है सिविल लॉ सिस्टम का, जो कंट्रीज हमारी जर्मनी, रशिया एंड कंटिनेंटल यूरोप में फॉलो किया जाता है. द मेन डिफरेंस, अब देखिए मेन डिफरेंस क्या है, कॉमन लॉ एंड सिविल लॉ इज विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स ऑफ लॉ, कि वो कानून कहाँ से आ रहा है. अंडर कॉमन लॉ, देखिए कॉमन लॉ की बात करें, जुडिशरी कैन मेक लॉज, जुडिशरी कॉमन लॉ में कानून बना सकती है जुडिशियल अपने डिसीजन के थ्रू, जहां पर कोर्ट में डिसीजन होता है, कोई जजमेंट सुनाई जाती है उसके थ्रू. हाउएवर सिविल लॉ में क्या होता है, ओनली द लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव हैज द पावर टू क्रिएट लॉज. सिविल लॉ में सिर्फ लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव ही कानून बना सकते हैं. तो इंडियन जुडिशरी का जो ये कॉमन लॉ मॉडल है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो हमने यहाँ पर पहला फीचर पढ़ लिया है इंडियन जुडिशरी का. अगला फीचर है एडवर्सियल मॉडल ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन. देखिए इंडिया में जो कोर्ट है follow the adversarial system of adjudication as opposed to the inquisitorial model followed in several civil law countries. देखिए अभी हम पढ़ चुके हैं सिविल लॉ और उसमें कॉमन लॉ में अंतर क्या है. एडवर्सियल मॉडल, द रोल ऑफ द लॉयर रिप्रेजेंटिंग द पार्टी बिकम वाइटल. देखिए एडवर्सियल मॉडल में क्या होता है कि जो रोल ऑफ लॉयर होता है, ठीक है, वकील का जो रोल होता है वो एक वाइटल हो जाता है, बिकॉज वो पार्टी को रिप्रेजेंट करता है वहां पे. Lawyers of the opposing party present their case before a neutral judge who in turn provides a decision based on the merit of the case. देखिए lawyers ये आपस में अपना प्रेजेंट करते हैं केस अकॉर्डिंग टू देयर पार्टीज, और किसके सामने, एक न्यूट्रल जज के सामने, और फिर वो अपना जजमेंट देता है. ठीक है. इन द इंक्विजिटोरियल सिस्टम ऑफ लॉ, अब इंक्विजिटोरियल सिस्टम में क्या होता है, जजेस आर मोर प्रोएक्टिव इन एडजुडिकेटिंग द मैटर रेदर देन एक्टिंग एज न्यूट्रल जज. दे हैव राइट टू इंक्वायर एंड प्रोब इनटू द मैटर मच लाइक पुलिस. देखिए इंक्विजिटोरियल में क्या होता है, जज पुलिस की तरह इंक्वायरी कर सकते हैं उस केस में. ठीक है, वो अपना इंक्वायरी कर सकते हैं, यहाँ पर वो न्यूट्रल नहीं रहेंगे. देखिए न्यूट्रल जो जज है उसमें क्या है कि उसको वहां पर इंक्वायरी नहीं करनी, उसको बस लॉयर्स की सुननी है और उसके अंदर अपना एक जजमेंट देना है. लेकिन इसके अंदर वो इंक्वायरी करते हैं पुलिस की तरह. हियर द रोल ऑफ लॉयर्स रिप्रेजेंटिंग द पार्टी एंड रोल ऑफ जज बिकम इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द मैनर इन विच अ सिविल केस और क्रिमिनल ट्रायल प्रोसीड. अब देखिए यहाँ पर लॉयर के साथ साथ जज का भी एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि किस तरीके से आगे प्रोसीड करेंगे उस केस को. ठीक है, आगे चलते हैं. देखिए अगला हमारा टॉपिक है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड द लॉ ऑफिसर्स इन इंडिया. सो लेट्स सी. द डिस्कशन ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशरी वुड रिमेन इनकम्प्लीट विदाउट एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ ऑफिसेज एंड ऑफिसर. देखिए इंडिया में अगर हम जुडिशरी का डिस्कशन कर रहे हैं और अगर वहां पर बात लॉ ऑफिसेज या ऑफिसर की ना हो जो अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी, तो यहाँ पर ये बात अधूरी रह जाएगी. तो चलिए इनके बारे में देखते हैं. These law officers are taken up by law officers who derive their mandate either from, देखिए ये जो लॉ ऑफिसर होते हैं इंडिया में, इनको या तो मैंडेट मिलता है संविधान से या फिर अदर स्टैट्यूटरी इनेक्टमेंट या रूल्स बनाए जाते हैं जो पार्लियामेंट के द्वारा. अभी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात है, द अटॉर्नी जनरल इज द फर्स्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द कंट्री. इंडिया के पहले लीगल ऑफिसर कौन होते हैं, वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट कौन करता है भाई, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये बात ध्यान रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट. विच स्टेट्स दैट, अभी देखिए आर्टिकल 76 क्या बोलता है, ये बात ध्यान रखिएगा.
ये बोलता है कि ही कैन होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। द अटॉर्नी जनरल मस्ट बी अ पर्सन, अभी देखिए इसकी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। ही मस्ट बी क्वालिफाइड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ओके, हैविंग एडिक्वेट लीगल प्रैक्टिस। मीन्स आप देख लीजिए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जो क्वालिफिकेशन है वही क्वालिफिकेशन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की होती है, विद मच लीगल वो प्रैक्टिस जो उन्होंने कर रखी है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इनका रोल क्या है यहाँ पर, ये बात है, ये एडवाइस देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उनके लीगल मैटर के लिए और अदर ड्यूटीज जो उनको बताई जा रही है लीगल कैरेक्टर में जो ड्यूटीज होंगी। ठीक है, जो प्रेसिडेंट के द्वारा उनको बताई गई है कि ये लीगल कैरेक्टर में ड्यूटी आपको करनी है। ठीक है, अभी देखिए इनके कुछ अधिकार है। ही हैज द राइट टू अपीयर इन द कोर्ट, यस डेफिनेटली। दिस इज नोन एज राइट टू ऑडियंस। देखिए इस अधिकार को क्या बोलते हैं, ये जब कोर्ट में अपीयर हो रहे हैं इसको बोलते हैं राइट टू ऑडियंस, जो कि अटॉर्नी जनरल को दिया जाता है। ही मे ऑल्सो टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट। अब सेकंड राइट देखिए क्या है, देखिए पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकते हैं लेकिन विदाउट राइट टू वोट। ध्यान रखिएगा, इनको वोट देने का अधिकार नहीं है। इन डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन, देखिए जब ये अपना फंक्शन डिस्चार्ज कर रहे हैं, अटॉर्नी जनरल इज असिस्टेड बाय, इनको असिस्ट कौन करते हैं ऑफिस में, असिस्टेड बाय सॉलिसिटर जनरल एंड 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। तो देखिए इनके पास ये 5 की टीम है विद इंक्लूडिंग यहाँ पे 6 मेंबर जो है हमारे अटॉर्नी जनरल हो जाते हैं। द पोजीशन ऑफ सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। अभी देखिए ये जो पोजीशन है, ये जो इनको सहयोग देते हैं, इनकी पोजीशन रिकॉग्नाइज नहीं की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, इंपॉर्टेंट है। हाउएवर दे आर गवर्न थ्रू रूल्स, लेकिन किसके तहत इनको अपॉइंट वगैरह किया जाता है, रूल्स जो बनाए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। सिमिलर टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अभी देखिए अटॉर्नी जनरल जो इंडिया के हैं उनके साथ एक पोजीशन और है एडवोकेट जनरल की, जो होती है स्टेट लेवल पे। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है स्टेट लेवल पे कौन है लीगल ऑफिसर, दैट इज एडवोकेट जनरल। ओके, एडवोकेट जनरल इज द सीनियर लॉ ऑफिसर। अब ये बात ध्यान रखिएगा, एडवोकेट जनरल जो है सीनियर लॉ ऑफिसर है जो लीगल एडवाइजर के तौर पे काम करता है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, और अटॉर्नी जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। इनका आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 165 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ही इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट। तो वहां पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, यहाँ पे गवर्नर। द एडवोकेट जनरल इज द चीफ, देखिए ये क्या होते हैं, चीफ लीगल एडवाइजर है स्टेट के लिए, और अपनी ड्यूटी वही सेम जो अटॉर्नी जनरल की सेंटर के लिए है वही ड्यूटीज इनकी स्टेट के लिए है। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें, इनकी क्वालिफिकेशन जज ऑफ हाई कोर्ट की जितनी होनी चाहिए, एंड यस ये भी प्लेजर ऑफ गवर्नर के अकॉर्डिंग अपना ऑफिस होल्ड करेंगे। हु आल्सो डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रिम्यूनरेशन ऑफ द एडवोकेट जनरल। अब इनको असिस्ट कौन करता है, इनके साथ होते हैं एडिशनल एडवोकेट जनरल्स जो भी अपॉइंट किए जाते हैं इनको असिस्ट करने के लिए। ठीक है भाई, ये था आज का हमारा टॉपिक लेक्चर 2। ठीक है, आगे अगले लेक्चर में मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ। टिल देन आप इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, एंड यस थैंक यू एवरीवन।